Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are doing the topics of 10th of April 2024. Starting with the first one, Botswana. It has around 80,000 elephant species, largest in Africa. So the number of elephants in Botswana is continuing to increase from only 1960s. 10,000 थे, अभी 80,000 हो गए. तो चैलेंजेस क्या हो रहा है कि वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है, देयर इज इंक्रीज ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ क्लासेस. फिर एलिफेंट, they are very important source for the pollination, the important source for the conservation environment. But जब ज़्यादा population होता है तो it creates a devastating effect on the agriculture, on the trees and environment, क्योंकि वो तोड़ सकते हैं, वो गिरा सकते हैं trees को. तो बोत्सवाना इज अ होम टू वर्ल्ड लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन 1.3 लाख एनिमल. तो वहाँ पर हंटिंग किया जाता है टू कीप द नंबर्स इन चेक. अब क्यों बोत्सवाना में इतने पॉपुलेशन कैसे बढ़ गया? तो अगर मैप भी देखोगे तो बीच में तो जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, एत्स्वानी, साउथ अफ्रीका से कहीं पर भी कुछ भी एलिफेंट को प्रॉब्लम होता है तो वो भी एक रेफ्यूजी जैसा बोत्सवाना में आ जाता है. ड्यू टू दिस स्टेबल गवर्नमेंट एंड स्मॉल ह्यूमन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कम होता है, वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी कम है, तो इसी कारण बाकी जो बाउंड्री के पार जो एलिफेंट है वो यहाँ पर आ जाता है, तो पॉपुलेशन स्वेल हो गया. टुडे एलिफेंट inhabited around 40% of Botswana land. उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है. दे आर डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप, ट्रैम्पलिंग द पीपल, कैटल टू डेथ, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पाइप्स. तो उसका दो सोल्यूशन है. एक तो ये आप ट्रॉफी हंटिंग लाई कि लिफ्टिंग द बैंक ऑन ट्रॉफी हंटिंग हेल्प्स इन टू वेज, लोअर्स द पॉपुलेशन और इट ऑल्सो हेल्प्स द इकोनॉमी. 50,000 दिया जाता है एक एनिमल कॉलोनी में, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जैसे ही पैसा आना स्टार्ट होगा तो मोर एंड मोर पीपल जो हंटर है वर्ल्ड वाइड, उनका एक अलग ग्रुप है, वो हंटिंग करते हैं इन द अफ्रीकन कंट्रीज फॉर एक्सचेंज ऑफ डॉलर्स. वो आना स्टार्ट करेंगे. फिर फिर रुकेगा नहीं. $250 million इनटू साउथ अफ्रीकाज इकोनॉमी ईयरली. इट सपोर्टेड 17,000 जॉब. तो सोल्यूशन एक और है कि दे आर गिविंग 20,000 एलिफेंट टू जर्मनी. तो बीच का रास्ता निकलो. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें और क्या इम्पोर्टेंट चीजें रिलेटेड टू बोत्सवाना, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज. एवरेज उनका जीडीपी पर एनम जो रिकॉर्ड हो रहा है दैट इज 5%. देन अगेन अफ्रीका में when we talking about this continent, according to Transparency International, तो there is least amount of corruption which is there. एंड उनकी जो इकोनॉमी है मेजरली, या वी कैन से 50% ऑफ जो रेवेन्यू है दैट इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम डायमंड माइनिंग. ठीक है. क्लाइमेट क्राइसिस नॉट जेंडर न्यूट्रल. तो डॉक्टर स्वामीनाथन जी कह रही है कि क्लाइमेट क्राइसिस नॉट जेंडर न्यूट्रल, इट इज इफेक्टिंग मोर ऑन वुमेन. क्यों ऐसे? तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जहाँ पर हीट वेव ज़्यादा होता है, पानी की किल्लत होता है, वाटर क्राइसिस होता है, तो महिला और उनके बच्चे जाते हैं दूर दूर 40 किलोमीटर 25 किलोमीटर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, नियर बाई वेल. उसमें लाइन भी लगना पड़ता है. उसके कारण जो जो जहाँ पर वेल होते हैं, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ टूल फॉर डिस्क्रिमिनेशन. हो सकता है कुछ कास्ट से बिलोंग करते हो, उन्हीं को पहले मिले, दूसरे कास्ट को बाद में मिले. तो इट इम्पैक्ट द फिजिकल एंड कॉग्निटिव हेल्थ. घर में भी रहते हैं तो दिन भर घर में रहना और गर्मी में उसमें दिक्कत होता है. इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण प्रॉब्लम होता है. तो ओवरऑल लंग कैंसर खतरा बाकी से बढ़ जाता है. इसे लिखा हुआ कि वुमेन इज ड्रॉट बोन डिस्ट्रिक्ट इज मोर अंडरवेट, अंडर न्यूट्रिशन और अनपेड लोन के कारण देयर इज रिसोर्ट टू वायलेंस इन द फैमिली स्ट्रक्चर. वर्क बर्डन बढ़ जाता है, वर्सनिंग ऑफ हेल्थ,
पार्टनर्स वायलेंस, इसके कारण क्लाइमेट क्राइसिस इज मोस्टली नहीं, इट अफेक्ट्स women मोर देन men. तो क्या करना चाहिए ओवरऑल? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक सोल्यूशन है कि जहाँ पर हीट वेव है वहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज, उसमें रेट्रोफिटिंग ऑफ कॉन्क्रीट की बात करते हैं, तो उसमें वाइट पेंट को यूज़ कर सकते हैं जिससे घर ठंडा रहे। दूसरे पाइप्ड वाटर, ड्रिंकिंग पाइप वाटर सप्लाई कर सकते हैं, उससे महिला को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। हीट के समय में क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स, मिलेट, इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि न्यूट्रिशन मिले उनको। तो कुछ एग्जाम्पल, इम्प्रूव द वाटर एक्सेस बाय डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स। दूसरा, विलेज लेवल में भी, ये तो बात हो गया इंडिविजुअल हाउस होल्ड। विलेज लेवल में बात किया है तो कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम होना चाहिए जिसमें विमेन का पार्टिसिपेशन रेट बढ़े। इवन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में मैंडेट किया हुआ है कि आपका इतना परसेंटेज होना ही चाहिए, 30%, 33%। तो कहीं कहीं फटा 50% है, कहीं कहीं पर पति पंचायत कॉन्सेप्ट है, तो उसमें विमेन का रोल बढ़ना चाहिए, सोशल ऑडिटिंग, जियो टैगिंग, हर एक एस्पेक्ट में। तभी जाके जेंडर बजटिंग हो सकता है एट द लोकल बॉडीज लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द स्टेट लेवल। देसी, द डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, DESI, एरिजोना, US। मोस्टली जब हम लोग टेलीस्कोप और उसी अराउंड देखते तो एरिजोना बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो अगर एग्जाम में कभी आएगा तो एरिजोना माइंड में रखना चाहिए। तो द कीट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी एट एरिजोना, इट हैज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व 5000 गैलेक्सी एट द सेम टाइम। और दूर से जो लाइट आते हैं, light from the 6 million galaxies which existed as far as back 11 billion years ago. It is being used to create a comprehensive three-dimensional evolutionary map of the universe till date. थ्री डायमेंशनल मैप बनने से क्या फायदा होगा कि जो लाइट दैट इज ऑरिजिनेटिंग, अभी जो दिख रहा है इसको तो दिख ही रहा है, लेकिन ओवरऑल वी कैन एसेस कि पहले कैसा हो सकता है गैलेक्सी। दो गैलेक्सी के बीच में जो डिस्टेंसेस है उससे पता लगा सकते हैं कि लाइट को कितना साल लगा होगा, कौन से गैलेक्सी यंग है, कौन से गैलेक्सी ओल्ड है। स्पीड के कारण पता लगा सकते हैं कि एनर्जी इंटेंसिटी कैसा है। हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हर एक वेवलेंथ होता है, अलग अलग वेवलेंथ, उसके अकॉर्डिंगली पता लगा सकते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है उसके अंदर में। तो और दूसरा, डार्क एनर्जी इंटेंसिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। डार्क एनर्जी है क्या, डार्क मैटर और विजुअल मैटर बात करते हैं। डार्क मैटर को भी देख नहीं सकते, इट कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड विद द यूज ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटी के अंदर में मैटर अट्रैक्ट रिपेल दो, तो जो विजुअल मैटर है और डार्क मैटर दोनों को इफेक्ट करता है ग्रेविटी, तो उसके कारण पता चल जाता है। लेकिन डार्क एनर्जी इसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होती है, उसके हिसाब So से। as you just said, hmm, दैट इज वाई, जहां पर फॉर एग्जांपल गैलेक्सी है, जो गैलेक्सी दिख रहा है वो विजिबल लाइट हो गया, जहां पर नहीं दिख रहा है, जहां पर डार्क स्पेस है, तो उसके अंदर में एसेस कर सकते हैं कि डार्क एनर्जी होगा। और इट कंटेन्स अराउंड 68% ऑफ द यूनिवर्स। 27% अराउंड डार्क मैटर होता है, बाकी 5 to 6% विजिबल मैटर होता है। बोलूँ मुझे? so as you just said कि डार्क एनर्जी जो है वो अननोन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसका मेन फंक्शन या क्या ये इम्पैक्ट करी है हमारे यूनिवर्स के ऊपर, तो इट इज एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। तो उसको स्टडी किया जा रहा है उसको, और जैसे जो ये इंस्ट्रूमेंट भी है या थ्योरीज की हम बात करते हैं,
तो दैट इज टू स्टडी दिस ओनली कि एक्सपेंशन के ऊपर कैसे ये इम्पैक्ट कर रही है। तो उससे पता चलेगा कि फर्स्ट ग्लिम्स इनटू द नेचर ऑफ डार्क एनर्जी। तो ओवरऑल अगर इन बेस बात किया जाए कि क्या मीनिंग है इसका, कि 3D मैपिंग से पता लग सकता है कि दोनों गैलेक्सी का डिफरेंस डिस्टेंस कितना है। दोनों का गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस पता चलेगा तो उससे पता लग सकता है कि डार्क एनर्जी कितना है। दोनों गैलेक्सी अलग अलग स्पीड में एक्सपैंड कर रहे हैं और दूर जा रहे हैं। उससे लाइट का स्पीड और फिर कहाँ से आए हैं गैलेक्सी वो पता लग सकता है बेसिक लेवल। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है 3D मैपिंग। फोरकास्ट फॉर द फूड इन्फ्लेशन, तो इसमें बोला कि फूड इन्फ्लेशन में सॉफ्टन ड्यू टू द इम्पैक्ट पॉसिबल ला लीना। ला लीना मतलब कि मोर रेनफॉल बिकॉज ऑफ द warm surface sea surface temperature near the Indian Ocean region as compared to Peruvian coast. So when the southwest monsoon wind, it will pass through the Indian Ocean, it will take the moisture from that or it will bring more rainfall in the Indian subcontinent. तो ला लीना हो गया। और एल लीनो के कारण फूड इन्फ्लेशन हाई हो गया क्योंकि उसके कारण लेस प्रोडक्टिविटी, लेस आउटपुट ऑफ द क्रॉप्स, फूड इन्फ्लेशन हाई। तो सरप्लस रेनफॉल इन इंडिया, ला लीना। डिस्कस दिस वन। Aadhaar based age token can solve the privacy problem. Data Protection Act 2023, it talks about कि all data fiduciary, इसमें कौन आते हैं? जो डेटा स्टोर करते हैं, ई कॉमर्स हो सकते हैं, अमेजन, विमेटा, बाकी सब भी, टू ऑब्टेन पेरेंट्स वेरीफाइबल कंसेंट बिफोर दे प्रोसेस द पर्सनल डेटा ऑफ चाइल्ड। अगर कोई बच्चे 14 ईयर्स 13 ईयर्स के उनका अकाउंट खुलता है तो दे शुड बी अ पेरेंटल कंट्रोल और दे शुड आस्क फॉर परमिशन फ्रॉम द पेरेंट। ऐसा ये कॉन्सेप्ट आ रहा है हर जगह और इंडिया में भी आया है ये चीज़। जब हम लोग बात करते फ्लोरिडा का आज से एक हफ्ता पहले, जहाँ पे उसके गवर्नर ने बोला था कि जो बच्चे 18 ईयर्स 16 ईयर्स ऑफ एज से नीचे, उनके लिए पेरेंट्स कंसेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर ओपनिंग ऑफ द सोशल मीडिया अकाउंट। इससे क्या होगा, जो ग्रूमिंग गैंग यूके के अंदर में, दे आर डायरेक्टली अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द ब्रिटिश सिटीजन एज वेल ब्रिटिश वुमेन एंड गर्ल। अलग अलग जगह से आते हैं, इमिग्रेंट होते हैं मोस्टली। सेकेंड, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इलीगल यूज ऑफ चाइल्ड डेटा, इट विल रिड्यूस दैट। एज वेरिफिकेशन, तो कॉन्सेप्ट है एज वेरिफिकेशन। सिमिलरली चाइल्ड ऑनलाइन हार्म्स एक्ट have even put in place age gating obligation similar to those in DPDP, Digital Protection Data Protection Act, Digital Personal Data Protection Act। इसलिए बात करें टोकन बेस्ड सोल्यूशन एड्रेस द प्राइवेसी कंसर्न अराउंड द एज गेटिंग जो बढ़ाना। Lavender cultivation turns farmer into big business in Jammu Kashmir Doda। Lavender farmer with the help of CSIR, इसको बोलते हैं लैवेंडर कल्टीवेशन रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन है इसका, आई थिंक कीवर्ड है ऐसे वाइट गोल्डन। तो राइट, सी यही एस है। आई 30-40 पीपल्स एट अ टाइम। और लैवेंडर कहाँ कहाँ यूज होता है? मोस्टली दे आर यूजिंग इन परफ्यूम्स, स्मेल के कारण। एरोमेटिक मिशन के अंदर में है, CSR के अंदर में एक एरोमेटिक मिशन है, उसमें अरोमा, कल्टीवेशन ऑफ लैवेंडर प्रमोट किया जा रहा है। परफ्यूम, सोप, अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर, they are planning, CSR is planning to distribute lavender plants to
farmers in Kathua, Rajouri, Poonch, Kashmir Valley beside Uttarakhand, Himachal and Northeast. So they are also in the Northeast, mostly in the mountainous region. Distillation plant रहेगा जिसमें lavender से ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा. दे कैन बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, परफ्यूम. उससे जो लोकल माइक्रो एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है उसको बूस्ट मिलेगा, लोकल इकोनॉमी बढ़ेगा. तो ओवरऑल जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ कश्मीर रीजन वो हो सकता है फॉर डायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ऐसा क्यों है? क्योंकि लेवेंडर ऑयल इज नॉट अराउंड 2500 to 3000 रुपीज पर लीटर. क्यों? क्योंकि मोस्टली वी आर इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम बुल्गारिया, फ्रांस, वहाँ सस्ते होते हैं. तो प्रोसेस का लिखा हुआ है कि लैवेंडर ग्रोन इन द एरिया एक्सपीरियंस स्नोफॉल, हैव हिली terrain, blossom is ready for harvesting 2.5 years. The same plant can bear flowers for 18-20 years. Does not require any insecticide, pesticide or chemical as used on conventional crop like maize and paddy. It is totally organic. जरूरत ही नहीं है. और स्विच भी कर सकते हैं. इसको बोलते हैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट हॉर्टिकल्चर में. The lavender cultivation in northeast Uttarakhand, Jammu Kashmir under the CSA. When we are discussing about the man-human wildlife conflict, तो बंदीपुर नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल टाइगर रिजर्व, बाकी जगह में भी नाइट ट्रैफिक को पर रोक लगाया गया, चेक पोस्ट लगाया गया, स्पीड लिमिट लगाया गया, टोल टैक्स बढ़ाया गया नाइट. ऐसा प्रपोज था कि बढ़ाना चाहिए टोल टैक्स एट नाइट, सुबह में कम होना चाहिए, शाम में ज़्यादा. दूसरा बोला जाता है कि अंडरपास का होना चाहिए इन द फिर ESZ 1 किलोमीटर रेडियस में होना चाहिए, इको सेंसिटिव जोन. वैसे ही उसमें रिकमेंडेशन दिया है कि ट्रेन को 40 किलोमीटर पर आवर एट नाइट ही चलना चाहिए. In this hotspot of the lands movement, along the 90-kilometer stretch of railway lines in the Gir, Satranji Wildlife Division. तो अगर बोला जाए कि एशियाटिक लायन इज ओनली फाउंड इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स? It should be false. मतलब वाइल्ड में अगर एशियाटिक लैंड ओनली फाउंड इन वाइल्ड इन इंडिया, मतलब वाइल्ड एशियाटिक लैंड इज ओनली फाउंड इन इंडिया, अगर ऐसा बोल रहे थे ट्रू हो सकता है. ट्रू है. इंडिया इज ओनली कंट्री विच हैज ऑल द बिग फोर, लायन, टाइगर, चीता एंड लेपर्ड. मोस्ट प्रोबेबली ट्रू है. ये कहीं पढ़े थे, बस सर्च कर लेने. इंडिया में दो नहीं है, प्यूमा नहीं है और जैगुआर नहीं है. चीता भी नहीं था, चीता लेकिन लाया गया. पहले था 1951 में, एक्सटिंक्ट हो गए थे, वापस ले गया. वाई अमेरिका इज वर्किंग ऑन लूनर स्टैंडर्ड टाइम. तो जब टाइम कॉन्सेप्ट बात करते हैं, तीन तरीके से टाइम निकालते हैं. एक तो सन के मूवमेंट पर, एक मून के, और एक एटॉमिक. जब सन, जो अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन हेल्प्स अस टू ड्रॉ टाइम फॉर द डे. तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है मून में, कि मून का जो इंटेंसिटी है, उनका जो स्पीड है, वो थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अर्थ. तो वहाँ पर 1 डे डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू अर्थ. तो जो सेम क्लॉक हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ पर 12 बजे सुबह हो जाएगा अचानक से, 6 बजे फिर रात हो गया, फिर तो पता चलेगा नहीं, पूरे चेंज. तो आपको क्लॉक को सेट करना पड़ेगा उनके अनुसार. तो ऐसा कर नहीं सकते. इसलिए एटॉमिक क्लॉक इज अ मोस्ट प्रिसाइज मेथड ऑफ टाइम कैलकुलेशन अभी तक में. एटॉमिक क्लॉक में जो वाइब्रेशन होता है, ऐसे वाइब्रेशन होता है एक रेडियम का, इट यूजेस दैट वाइब्रेशन टू कैलकुलेट टाइम.
तो वो इस्टेब्लिश किया गया इंडिया में भी, हर जगह भी किया जाता है। और एटॉमिक क्लॉक हर जगह यूज़ होता है, सैटेलाइट में भी यूज़ होता है, रुबिडियम क्लॉक में, या फिर मून में भी। उससे क्या होगा कि इट विल बी ईजियर टू सिंक्रोनाइज टाइम बैक एन अर्थ एंड मून। और टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, डिस्टेंस, सब में टाइम इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए टाइम को सही कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वही लिखा हुआ है कि अर्थ में भी क्लॉक ऑपरेट ऑन द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम व्हिच रिलाइज ऑन नेटवर्क ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स प्लेस्ड अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि सेकंड लॉस होता है मैकेनिकल क्लॉक में, क्या प्रॉब्लम होता है कि हर दिन में 1 सेकंड लॉस हो जाएगा, 2 दिन में 1 सेकंड लॉस हो जाएगा। क्योंकि मैकेनिकल क्लॉक के अंदर में जो स्ट्रिंग होता है इट क्रिएट्स अ फ्रिक्शन, और गियर में फ्रिक्शन और स्ट्रिंग फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस होता है, इसी कारण टाइम लॉस हो जाता है। लेकिन एटॉमिक क्लॉक में नहीं होता है, लॉस होता है उसमें भी, ऐसे नहीं हो सकता नहीं होता, लेकिन लाखों मिलियंस ऑफ ईयर्स में भी 1 सेकंड लॉस होगा, तो अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा प्रिसीजन। तो नीड फॉर मून क्लॉक, they are also gearing for the private players for the moon clock, India, US, China, Russia। हर दिन चेंज करना पड़ता है भाई, जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही टाइम होगा। अर्मेटिस अकॉर्ड, अर्मेटिस अकॉर्ड क्या है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट अकॉर्ड है बिटवीन 30 कंट्रीज। वो बोलना चाह रहे हैं इन वेरी सिंपल लैंग्वेज कि वापस से मून में ह्यूमन को भेजेंगे, ताकि मून एक हैबिटेबल ग्राउंड बन सके, एक बेस बन सके फॉर द डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। मून से ही फिर बाकी जगह भेजा जाएगा। मून में बसने के लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, सनलाइट इंपॉर्टेंट है, और फूड इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन के लिए अगर वाटर मिला है, अगर इंडिया को वाटर मिला है चंद्रयान 1 के अंदर में, तब वाटर से ऑक्सीजन को तोड़ सकते हैं, H2 और O2 इलेक्ट्रोलाइसिस करके। और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अब सोलर पैनल चाहिए, ऑलरेडी है ही, सोलर पैनल भेजोगे और बाकी सब न्यूक्लियर भी इस्टेब्लिश कर सकते हो वहाँ पर प्लांट। सन से रे ऑलरेडी है ही, आई गई, तो यू कैन ब्रेक द वाटर इनटू 2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन से फ्यूल बन सकता है फॉर द अदर पर्पसेस, फॉर द और दूसरा ऑक्सीजन से आप यूज़ कर सकते हो उसको प्लांट के लिए भी और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी। अब सॉइल को स्टडी करने के लिए फिर भेजा गया चंद्रयान 3, और बाकी जो नासा का भी अपना अपना मिशन है, जापान का अपना है, कि सॉइल में कितना ऑर्गेनिक मैटर है, कितना नहीं है, क्या यूज़ करना चाहिए। तो ओवरऑल वो बेस बनाया जा रहा है लॉन्ग टर्म में, ऐसा सोच अगले 30-20 ईयर्स, 54 बिलियन के अराउंड उनका प्रोजेक्ट है जो खर्चा होगा। तो वहाँ बेस बनेगा, वहाँ से फिर इट कैन बी यूज्ड फॉर मार्स मिशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली मार्स में भेजते हैं तो इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, 3 मंथ्स 9 मंथ लगता है पहुँचने में मार्स। अगर आप ज़्यादा हेवी रॉकेट को भेजेंगे तो एनर्जी ज़्यादा खर्चा होगा, पैसे ज़्यादा खर्चा होगा। तो अगर मून को अगर बेस बनाएंगे, वहाँ से आसानी है, वहाँ से आप डीप स्पेस एक्सप्लोर कर सकते हो कि एंड द साउथ पोल ऑफ द मून, वहाँ पर डीप स्पेस एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पर आप अभी जो हम लोग बात किए, प्रत्यूष, प्रत्यूष नाम था, जो एक क्रेटर के अंदर में टेलीस्कोप बैठाने की बात हो रहा था, कि उससे आप पूरे डीप स्पेस देख सकते हो, वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। दैट इज वाई मून इज इम्पोर्टेंट। अब वापस से तो पूछ सकते हैं कि भाई मून क्यों इंपॉर्टेंट वापस से हो रहा है, जबकि हम लोग पहुंचा भी जा चुके हैं, सब चीज़ देख चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं, तभी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मून एक मीन्स है एंड पहुंचने के लिए। एंड हो गया डीप स्पेस और मार्स, और आगे आगे सोलर सिस्टम। टेकिंग क्लाइमेट फाइट इनटू आवर ओन हैंड, तो सिटीजन एक्शन प्लान एग्जांपल ऑफ लाइफ मिशन, इट इम्प्लीमेंट्स 3 लेवल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड स्टेट। सबको अपने हिसाब से काम करना चाहिए। तो अलग अलग एरियाज है, कोर एरियाज, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवर्स, प्लांटेशन अराउंड द ड्रॉम स्टॉर्म ड्रेन, वेजिटेशन बफर इन स्कूल। एग्जाम्पल है, इसको पूरा लिख दो, इसको डाल दो डॉक में। सिटीजन क्या कर सकते हैं? बफर बना सकते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, पार्टिसिपेट बढ़ा सकते हैं ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए, वेस्ट डिस्पोजल बढ़ा सकते हैं, वेंडिंग मशीन स्कूल यूज कर सकते हैं, पार्टिसिपेट, RWA,
RWA फुल फॉर्म भूल गए। रेजिडेंट्स वेलफेयर हाँ, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेसिडेंट वेलफेयर कौन एसोसिएशन, इनका रोल रहता है कि एक तरह सोसाइटी होते हैं जिसमें लोग रहते हैं, दे क्रिएट अकाउंटेबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी ऑन द सोसाइटल एग्जीक्यूटिव। सोसाइटी में जो एग्जीक्यूटिव है, जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, उन पर अकाउंटेबल बनाते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग है कि नहीं, स्वच्छता अभियान हो रहा है कि नहीं, पॉन्ड एक्वाफायर रिचार्ज हो रहा है कि नहीं। तो RWA बहुत इंपॉर्टेंट। उनका रोल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोशन, कंजेशन टैक्स, इको फ्रेंडली बिल्डिंग, अर्बन एग्रीकल्चर। जो एक गुड़गांव का एग्जांपल था, एक NGO है जो बोलता है कि 1 हेक्टेयर है, वहां पर आके कल्टीवेशन करिए और जो भी प्रोडक्शन होता है वो अपना आप बांट सकते हैं, बेच सकते हैं। तो यू कैन जस्ट हायर सच काइंड ऑफ फार्मिंग इक्विपमेंट और लैंड ऑन अ रेंट बेसिस। हीट आइलैंड इफेक्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। Health sector can't ignore green gains from telemedicine. When we are discussing about हेल्थ सेक्टर और इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट आया, डिटेल में किए थे। प्राइवेट हेल्थ केयर को कैसे इंटीग्रेट करें, पब्लिक हेल्थ को कैसे ओवरऑल ओवरहॉल करें, पैलेटिव क्यूरेटिव, यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे होना चाहिए। हेल्थ केयर मतलब इन्वायरमेंटल हेल्थ केयर भी है, मेंटल भी है, फिजिकल भी है, प्रिवेंटिव भी है, क्योर भी है, डिजीज कंट्रोल भी है, ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन, वन हेल्थ भी है। तो ओवरऑल हेल्थ में टेलीमेडिसिन एक आता है एग्जाम्पल, जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है। टेलीमेडिसिन क्या फ़ायदा होगा कि अब डॉक्टर को, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जैसे स्वयं पोर्टल काम करते हैं इसमें वैसे ही काम कर सकता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो दूर जा नहीं सकते, लेकिन आप जाके कंसल्ट कर सकते हो ऑनलाइन। ब्लड रिपोर्ट, ऐसे आजकल टेलीमेडिसिन तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्लड रिपोर्ट यहाँ पर मिला, आपको चेक करने के लिए भेजा जा रहा है कि उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ पर्टिकुलर डिजीज है कि नहीं, तो आपको डायरेक्टली बॉम्बे भेजा जाएगा जहाँ पर स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो कैंसर कर रहा है, चाहे वो बाकी सब डिजीज कर रहा है, वो भेजा जाएगा। वो रिपोर्ट भेज देते हैं रेडियोलॉजी यूज करके कि हाँ, इसमें इसे पाया गया है, बॉडी में ये प्रॉब्लम है, डिफेक्ट में ये है, ऐसे करके ओवरऑल। तो टेलीमेडिसिन में तो आस्क भी हो रहा है, लेकिन अब पेशेंट और डॉक्टर के बीच में भी जो दूरियां है वो कम हो सकता है, टाइम ज़्यादा मिल सकता है। जो जाने आने का कॉस्ट है, वेट करने का कॉस्ट है, आप घर में आप काम करते रहिए, आपको बोल दिया जाएगा कि 11 से 11:30 के बीच में आपका अपॉइंटमेंट है, आप ऑनलाइन जूम में जाइए या फिर गूगल मीट में डायरेक्टली हो जाएगा, या फिर ऑनलाइन साइट पे। तो वही है, मोस्ट इंडियन लिव इन रूरल एरिया, डॉक्टर ऑपरेट फ्रॉम द अर्बन एरिया। डॉक्टर को जाना नहीं पड़ेगा, तो उनका जो टाइम बचेगा 2 घंटा 3 घंटा, उससे आप ज़्यादा पेशेंट को डील कर सकते हैं। अब दूसरा क्या होता है कि वही टर्शरी हेल्थ केयर केयर गिवर अराउंड, ठीक है। वोल्गा रिवर, कैस्पियन सी, सेंसिंग द प्रेजेंस ऑफ द करंट, ये सबके घर में होगा कम से कम, देखने के लिए कि स्विच बोर्ड के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो रहा है कि नहीं, या खराब हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक लाइन टेस्टर इट इज यूज्ड। इसके अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दिस वन न्यूट्रल लाइन, और जो अंदर में एक बल्ब होता है, तो ओवरऑल हाई रेजिस्टेंस टेस्टर एक्सेस सेफ्टी मैकेनिज्म बाय रिस्ट्रिक्टिंग अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द बॉडी। फेज लाइन में अगर लगाते हो through the bulb line neutral line which is a lower potential, the bulb will lose। ट्रू, ये डायरेक्टली सॉकेट करंट डाल देते हैं फेज लाइन में, लाइव वायर में, तो उसे लाइट जल जाता है अंदर में। लॉस फॉर द बेटर क्लाइमेट, तो इसमें वी हैव ऑलरेडी और कमेंटेड जैसे यस्टरडे। कि आपने अभी वोल्गा रिवर के बारे में मेंशन किया, तो उसका मतलब ओरिजिन कहाँ से होता है? कैस्पियन बोल सकते हैं, नहीं ओरिजिन, नहीं ओरिजिन ओरिजिन नहीं, कैस्पियन नहीं है। ओरिजिन रशिया से होता है ओरिजिन है। स्टार्टिंग से, और फिर वहां से फिर हाँ, कैस्पियन में जाते होंगे। मॉस्को के पास में है, वाल्डाई हिल वाइल्ड है, ठीक। से थैंक ओरिजिनेशन। यू। नेशनल रिवर ऑफ रशिया, वोल्गा, ठीक। वी हैव ऑलरेडी कमेंटेड यस्टरडे
रिगार्डिंग कि लॉज आर नीडेड, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग इज नॉट इनफ। रूलिंग तो बहुत हुआ अभी तक में, विद रिगार्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, राइट टू हेल्थ, एयर पॉल्यूशन कम होना चाहिए, सब में। लेकिन लेजिस्लेशन नीड्स टू बी बिकम मोर होलिस्टिक। मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेशन रिलेटेड टू द डेटरेंट, इंसेंटिव बेस्ड कम होता है, तो इंसेंटिव बेस्ड बढ़ाना चाहिए, तब जाकर के ओवरऑल क्लाइमेट जस्टिस अचीव कर सकते हैं। जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट का अंडर द आर्टिकल 2114 वो अचीव कर सकते हैं। जैसे इंडिया में ईपी एक्ट पास हुआ था, जो एक ओवर आर्किंग लॉ था। डब्ल्यूपी एक्ट 1972, ये भी बहुत ज़्यादा कंप्रहेंसिव लॉ था विद रिगार्डिंग टू वाइल्ड लाइफ, ये इन्वायरमेंट था। लेकिन जब तक आप इंसेंटिव नहीं, इंसेंटिव कैसे, ग्रीन कार्बन बॉन्ड हो सकता है, कार्बन बॉन्ड हो सकता है, सब में, तभी जाके डील हो सकता है। पंथोई चानू फ्रॉम मणिपुर to Australia. Indian goalkeeper Panthoi Chanu became the first Indian player to be signed for the club football down under. ऑस्ट्रेलियन लीग के अंदर में पार्टिसिपेट कर रही है, फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले अब्रॉड। भला दी। रिमोट विलेज, सुबह उठती है, ट्रेन करती है, क्विक लर्नर है, सर्जरी के बावजूद भी वो फोकस कर रही है अपने करियर के ऊपर। शी हैव बिकम स्ट्रेंथर डे बाय डे, डिसिप्लिन वी कैन लर्न फ्रॉम दैट। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस G20 2023 में स्टैब्लिश हुआ था। इसमें बहुत सारे कंट्री है, यहाँ पर अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडिया, कनाडा, इटली, जापान, साउथ अफ्रीका एंड यूएस। अदर मेंबर कंट्रीज इंक्लूड, दिया हुआ है सामने में। सब मकसद ये है कि जो एथेनॉल बेस्ड कंजम्पशन है उसको बढ़ाया जाए, ताकि एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल, ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ पेट्रोल या डीजल इसको बना सके। उससे एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ सकता है, कार्बन एमिशन कम होगा, क्लीन फ्यूल बढ़ेगा और फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा, हर एक कंट्री का अपना अपना। और अभी एग्जिस्टिंग इसके अलावा इंडिया में जो बायोफ्यूल्स प्रोग्राम है दैट इंक्लूड्स पीएम जीवन योजना, सेकंड नेशनल इज बायोफ्यूल सतत, पॉलिसी 2018, और लॉन्ग थर्ड टर्म मिल रहा है गोवर्धन। पैकेज। गोवर्धन। हम्म, तो $117 बिलियन है, जो $200 बिलियन बन जाएगा 30 तक। तो इसको बोल सकते हैं कि बायोफ्यूल will generate it will reach $200 बिलियन दिस डेकेड, इसलिए ज़रूरी है। and it is also not just between countries. इसमें 12 international organizations have already signed it to join it, and industries भी directly participate कर रही इंटर है, तो गवर्नमेंटल नहीं है, सब कोई ज्वाइन कर सकते हैं हाँ, इसमें। मल्टी स्टेक होल्डर। G20 2023 में लॉन्च हुआ। हाँ, इसमें yes. G20 2023। Amid CA talk, citizenship dreams turn sour for lives caught up in India Bangladesh enclave swap. Enclave was swapped in 2015, जिसमें जो बॉर्डर है यहाँ पर, इट वॉज swapped with each other। तो उसमें जो लोग रह रहे हैं उसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं, हिंदूज भी हो सकते हैं। तो जो स्वैप हुआ है इंडिया में आ गए, उसमें मुस्लिम भी आए, हिंदूज भी आए। तो ऑफिशियल सिटीजनशिप कब बने, वो कब बने सिटीजन? जो मुस्लिम जो वहां से आए वो तो बाद में बने। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि दे कैन बी कंसिडर्ड अंडर इमिग्रेंट। क्वेश्चन में उठेगा उनके ऊपर कि आप तो भाई माइग्रेट किए हो। तो ये एक इशू होगा वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, मैं तो ये बोलूँ, पर्टिकुलर रीजन में। Why can't states impose regulation on industrial alcohol to stop abuse? तो इसमें की कॉन्सेप्ट यही था कि राइट ऑफ नो,
9 जज बेंच अभी बैठा हुआ है रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ द कस्टम ड्यूटी ऑन द अल्कोहल। तो क्वेश्चन उठा था पहले से 1970 से कि क्या स्टेट का अधिकार है कस्टम ड्यूटी इम्पोज करना अल्कोहल पर। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उस पहले भी था कि जो रेगुलेशन का पावर है ऑन द अल्कोहल वो सिर्फ इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर पावर है विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर। जो कंजम्पशन बेसिस पर है जो डेली लाइफ कंजम्पशन बेसिस है वो स्टेट के पास पावर है। ये तो क्योंकि union has a legislative power to levy excise duty on the alcohol not fit for the human consumption under the Industry Act 1951। और इसमें औषध जो अभी हमने बात करी ना बायोफ्यूल अलायंस की और जो बाकी स्कीम्स इंडिया में, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? बायोफ्यूल हम्म रिन्यूएबल सोर्स नहीं आएगा इसमें। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड एनवायरमेंट नेचुरल गैस। पेट्रोलियम नेचुरल गैस ट्रू ठीक है डाल दो इसको। जैसे सतत जो स्कीम है SATAT स्कीम ऑन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, तो बायोगैस है तो नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर है। ठीक है अच्छा था पीटी के लिए बायोफ्यूल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस हम्म ठीक है। तो अभी 9 जज बेंच इज एग्जामिनिंग द इश्यू ऑफ ओवरलैपिंग पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई एंड रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ठीक है नेक्स्ट लिंक भेज दो।